हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। चलिए जुड़ना शुरू कर दें आप लोग। आपकी क्लास शुरू हो गई है। हाँ, फटाफट जुड़ें, आपकी क्लास स्टार्ट है। मेरा नाम है अमरेंद्र पांडे। तो चलिए जुड़ना शुरू करें आप लोग, बिल्कुल जुड़ जाएं। कार्ल मार्क्स, ये आज का टॉपिक है हम लोगों का, जिसमें हम लोग एक ऐसे भौतिकतावादी विचारक को पढ़ रहे हैं जिसने अपने विचारों से पूरी दुनिया को वैचारिक रूप से दो खेमे में बांट दिया। ये एक ऐसी बहस थी जो विशेषकर आर्थिक समानता को लेकर थी, और पूरी दुनिया आर्थिक स्वतंत्रता और आर्थिक समानता इन दो तरीके के विचारधाराओं में बटा था। एक तरफ जहां पूंजीवाद है जो पूर्णतः आर्थिक स्वतंत्रता की बात करता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अर्थ को जिस रूप में जितना चाहे उतना प्राप्त कर सकता है। इसके कारण गरीब और अमीर के जो दो वर्ग हैं उसकी स्थापना होती है। वहीं पर एक आदर्शवादी विचार के साथ कार्ल मार्क्स आता है जो सभी के लिए समान आर्थिक समानता की बात करता है। प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त हो, जिससे किसी के पास कुछ भी स्टोर न हो। और जब किसी के पास कुछ भी वैयक्तिक नहीं होगा, स्टोर नहीं होगा, ना कोई अमीर होगा ना कोई गरीब होगा, सब एक स्थिति में होंगे। और इसको साम्यवादी समाज की बात करता है, साम्यवादी आदर्श बताता है। ये कार्ल मार्क्स का परिचय है, जिसने अपने वैचारिक आधार पर पूरी दुनिया को दो खेमों में बांट दिया। और इसी विचार के आधार पर एक बड़ा लंबा समय पूरी दुनिया शीत युद्ध में भी फंसी रही कि एक तरफ अमेरिका पूंजीवादी गुट का, तो वहीं दूसरी तरफ USSR सोवियत संघ साम्यवादी गुट का संरक्षण करता रहा। आइए समझते हैं कार्ल मार्क्स को। मेरा नाम है अमरेंद्र पांडे, आप देख रहे हैं UPSC ऑप्शनल स्टडी IQ चैनल। इसके अंतर्गत हम लोगों ने जो सीरीज शुरू करी है, इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या PSIR वाकई में आपके GS के सब्जेक्ट को पूरी तरीके से तैयार करा देता है, GS को हल्का बना देता है, GS आपकी पहुंच में आ जाता है। क्या ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ा देता है? क्या आपके व्यक्तित्व निर्माण में सहयोग करता है? क्या ये डिसीजन मेकिंग में सहयोग करता है? क्या ये एथिकल डायलेमा से निकलने की कोशिश में आपको मदद करता है? इस तरीके की चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं। तो कार्ल मार्क्स वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के अंतर्गत PSIR का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और सामान्यतः किताब प्लेटो टू मार्क्स आती है, अर्थात प्लेटो के विचारों में जो आपको देखने को मिलेगा वो मार्क्स के विचारों में भी देखने को मिलेगा। साम्यवाद पर जो विचार है वो प्लेटो ने दिया था, और फिर आखिरी विचारक के रूप में आप देखेंगे तो मार्क्स भी साम्यवाद पे विचार दे रहा। लेकिन अगर हम प्लेटो और मार्क्स की तुलना करें तो प्लेटो का साम्यवाद साधन था, वहीं मार्क्स का साम्यवाद साध्य है। इतना परिवर्तन आया प्राचीन काल से आधुनिक काल तक, इतना परिवर्तन आया कि वो साम्यवाद जो साधन से चला था यहाँ आते आते साध्य बन गया। तो साम्यवाद जो है वो साध्य है। इसीलिए PSIR में प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद मतलब मार्क्स के साम्यवाद में तुलना की बात की जाती है, तुलनात्मक अध्ययन की बात की जाती है। कार्ल मार्क्स के बारे में थोड़ा सा परिचय यहाँ पे लिखा हुआ है। ये एक जर्मन दार्शनिक है, अर्थशास्त्री हैं, क्रांतिकारी विचारक हैं। इन्होंने समाजवाद, हालांकि समाजवाद कहना वो ठीक नहीं है, वो विचार असल में कम्युनिज्म है, तो साम्यवाद की नींव रखी। इनकी प्रमुख रचनाओं में दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इन दोनों ही रचनाओं को कार्ल मार्क्स ने अपने मित्र एंजल्स के साथ मिलकर लिखा। जिन विचारों को हम महत्व देते हैं, जिन विचारों को हम पढ़ते हैं और जिन विचारों को हम एथिक्स में भी और PSIR में भी पढ़ते हैं, उन विचारकों में सबसे पहला है ऐतिहासिक भौतिकतावाद। अर्थात ये जो समाज है, ये समाज आज तक जिस भी विकास के स्तर पर पहुंचा है, उस विकास के स्तर तक पहुंचने में सारा जो रोल है, सारा जो भूमिका है, सारी जो महत्वपूर्ण कड़ी है वो भौतिकता की है। अर्थात भौतिकता का जो विकास है ना, वो इस तरीके से होता है, भौतिकता का जो विकास है वो इस तरीके से होता है कि समाज अपने स्वरूप को परिवर्तित करता रहता है। और आधुनिक समाज कैसे बना
उसको इतिहास से बताने का जो आधार है उसी को ऐतिहासिक भौतिकतावाद कहता है। इसका मानना है कि पूरा इतिहास अगर हम देख लें तो उन पूरे इतिहास में अलग अलग समाजों के निर्माण में जो मूल तत्व रहा है वो है भौतिकता। उसी को अर्थ कहता है, उसी को संपत्ति कहता है ना। तो पूरा का पूरा जो विकास है वो अर्थ पर टिका है, अर्थात भौतिकतावादी है। जैसे जैसे बात करता है वर्तमान में बैठ के कि अगर हम प्राचीन काल के राज्य की बात करें तो सबसे पहले हमें एक आदिम साम्यवादी राज्य मिलता है। उस आदिम साम्यवादी राज्य में जो भौतिक वस्तुएं हैं उसका ज्ञान नहीं है लोगों को, और लोगों को भौतिक वस्तुओं के ज्ञान न होने के कारण तेरे मेरे का भाव नहीं है, एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं है। इसका मानना है कि दो वर्गों के बीच संबंध, दो लोगों के बीच संबंध स्थापित करने का आधार, बीच में जो मीडियम होता है वो भौतिक संसाधन है या भौतिकता है। उस समय लोगों को भौतिकता का ज्ञान नहीं था। लोग प्रकृति के गोद में आराम से जीवन व्यतीत कर रहे थे, न कुछ अपना था न कुछ साधन था, मतलब आर्थिक गतिविधियां ही नहीं थी। और आर्थिक गतिविधियां अगर नहीं है तो जुड़ने का कोई साधन नहीं है, लिहाजा सब अलग अलग जी रहे थे। लेकिन उस आदिम समाज में लोगों को पत्थर का ज्ञान होता है, और उस पत्थर के ज्ञान के कारण उस पत्थर का उपयोग उत्पादन में किया जाता है, आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत होती है। तो आर्थिक शक्ति के रूप में पत्थर आता है, और उस आर्थिक शक्ति के कारण आर्थिक संबंधों को जन्म मिलता है, और वो आर्थिक संबंधों में पत्थर का जो मालिक है, जिसके ने पत्थर का उपयोग सीखा पहले, वो हो गया स्वामी, और बाकी जिनको उसने पत्थर दिया पत्थर का उपयोग करने के लिए, वो हो गया दास। और इस तरीके से दास समाज का निर्माण होता है। आदिम समाज के स्थान पर एक नया समाज बनता है, दास समाज। तो आदिम समाज से दास समाज को बदलने में जो मूल आधार है वो भौतिकता है। वो क्या है? वो पत्थर है। इसीलिए इसका एक बड़ा स्पष्ट सिद्धांत देता है कि आर्थिक शक्तियों से आर्थिक संबंध बदलते हैं, और आर्थिक संबंध से पूरा का पूरा समाज बदल जाता है। हमने देखा भी, आर्थिक शक्ति के रूप में पत्थर आया, और आर्थिक शक्ति के रूप में पत्थर आने से आर्थिक संबंध बदल गए, दास और स्वामी के संबंध बदल गए, दास और स्वामी के संबंध हो गए, और दास स्वामी के संबंध से एक नया समाज ही बन गया। आदिम साम्यवाद की जगह अब एक दास समाज। कहता है इस दास समाज में कुछ समय बाद, इस दास समाज को कुछ समय बाद लोहे का ज्ञान होगा। लोहे का ज्ञान हुआ, और उस लोहे के ज्ञान के कारण इनके जो क्रियाकलाप है वो बदल गए, उत्पादन के क्रियाकलाप बदल गए। अभी तक ये शिकार करते थे, अब कृषि करने लगे, और जैसे ही उत्पादन के इनके तरीके बदले वैसे ही संबंध बदल गए। अभी तक जो स्वामी दास हुआ करता था, अब वो सामंत और किसान होने लगा, पूरा का पूरा समाज बदल गया। अब आ गया सामंतवादी समाज। तो हम क्या देख रहे हैं? आर्थिक शक्ति लोहे के रूप में, आर्थिक संबंध किसान और सामंत, और पूरा समाज क्या हो गया? सामंतवादी समाज। इसी सामंतवादी समाज में कुछ समय बाद फिर से निकल कर आएगा क्या? मशीनें, और उन मशीनों के द्वारा उत्पादन शुरू होगा। मतलब आर्थिक शक्ति अब मशीनों के रूप में आ गई, आर्थिक संबंध बदल जाएंगे। अब मशीनों से उत्पादन करने में जो उत्पादन करता है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा मजदूर, और जो उसका मालिक है वो कहलाएगा पूंजीपति, और एक नया समाज आ जाएगा, पूंजीवादी समाज। तो ये पूंजीवादी समाज में बैठता है और उसकी ऐतिहासिक व्याख्या करता है, तो बताता है कि कैसे कैसे पूंजीवादी समाज आदिम साम्यवाद से दास समाज से सामंतवादी समाज और पूंजीवादी समाज में आया है। और इसके मूल में क्या है? इसके मूल में है भौतिकता, भौतिक पदार्थ। भौतिक पदार्थों के आर्थिक शक्ति आने से आर्थिक संबंध, और पूरा का पूरा समाज बदल जाता है। तो ये जो विकास दिखाता है, इन विकास को ही ऐतिहासिक भौतिकतावादी व्याख्या के नाम से जानते हैं। और इस विकास में एक बात बड़ा स्पष्ट करता है, और उसको कहते हैं संघर्ष। उसको कहते हैं संघर्ष। ये जो विकास हो रहा है ये सीधा नहीं हो रहा है, ये विकास तिर्यक हो रहा है, तिर्यक हो रहा है। इसका मतलब वाद प्रतिवाद संवाद, फिर संवाद, कुछ समय तक संवाद रहता है, फिर से वाद बन जाता है, फिर प्रतिवाद, फिर संवाद। तो जो डायलेक्टिक सिस्टम है, जो द्वंद्ववाद है, उसको कहता है, और इसी को हम लोग मार्क्स का द्वंद्ववादी भौतिकतावाद कहते हैं। तो ऐतिहासिक भौतिकतावाद के बाद द्वंद्ववादी भौतिकतावाद, और ये जो द्वंद्ववाद है ये विचार हेगल से लेता है। बस हेगल का जो द्वंद्व था वो विचारों में था, मार्क्स का द्वंद्व जो है वो भौतिक पदार्थों में है।
और भौतिकतावाद को फ्यूररबर्ग से लेता है और एक नया सिद्धांत गढ़ देता है, एक नया सिद्धांत गढ़ देता है द्वंदात्मक भौतिकतावाद, और कहता है पूरा का पूरा समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। किसका इतिहास है? वर्ग संघर्षों का इतिहास है। आगे पढ़ेंगे। पीएसआईआर में हमने इस तरीके से ऐतिहासिक भौतिकतावाद को देखा। एथिक्स में देखा जाए तो सामाजिक न्याय, असमानता आदि चीजों को हम इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल। मार्क्स के अनुसार समाज दो वर्गों में बटा है, पूंजीवाद और बुर्जुआ और सर्वहारा। एक तरफ बुर्जुआ है, बुर्जुआ मतलब शोषक, सर्वहारा मतलब शोषित। जो भी समाज के मुख्य धारा में ऊपर की तरफ है वो बुर्जुआ है, और जो नीचे है सर्वहारा है। जैसे मैंने अभी समाज की बात की, दास समाज में स्वामी बुर्जुआ है और दास सर्वहारा है। सामंतवादी समाज में सामंत बुर्जुआ है और किसान सर्वहारा है। पूंजीवादी समाज में पूंजीपति बुर्जुआ है और जो मजदूर है वो सर्वहारा है। और अक्सर बुर्जुआ के द्वारा सर्वहारा का शोषण किया जाता है, लेकिन ये जो शोषण है ये दास समाज में कम था, सामंतवादी समाज में और बढ़ गया, और पूंजीवादी समाज में और बढ़ गया। पूंजीवादी समाज में उत्पादन का आधार ही शोषण हो गया, और हर चीज की एक लिमिट होती है, अति सर्वर्त वर्जित, बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है, उसके बाद प्रतिकार आता है। तो पूंजीवादी समाज में यह शोषण इतने चरम पे है कि उत्पादन का आधार ही क्या हो गया? शोषण हो गया। लिहाजा अब गुणात्मक परिवर्तन होगा। जैसे जल है, जल को आप गर्म करिए तो आप देखेंगे धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा और वो और गर्म होगा और गर्म होगा। पहले आप उसमें हल्का उंगली डाल सकते थे, गुनगुना पानी था, फिर वो उंगली डालने लायक नहीं है, फिर ज्यादा गर्म हो गया, और अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म कर देंगे तो पता लगा पानी नहीं रहेगा, वाष्प बन के उड़ जाएगा। गुणात्मक परिवर्तन। तो कुछ समय तक मात्रात्मक परिवर्तन होता है, और जब वो संतृप्त हो जाए तो गुणात्मक परिवर्तन। ठीक इसी तरीके से यहाँ अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि दास समाज में शोषण मात्रात्मक रूप से शुरू होता है, सामंतवादी समाज में वो मात्रा बढ़ जाती है, पूंजीवादी समाज में वो मात्रा अपने चरम पे संतृप्त अवस्था में पहुंच जाती है, और अब गुणात्मक परिवर्तन होगा, और लिहाजा वहां से क्रांति होती है, और क्रांति के बाद सीधे वो गिर के कहाँ आता है? साम्यवाद पे। जैसा आदिम साम्यवाद था, किसी के पास अपना कुछ नहीं था, वैसे ही इस साम्यवाद में किसी के पास अपना कुछ नहीं होगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, हाँ, एक मिनट। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से चीजों को आप भाप सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप एथिक्स में देखेंगे तो एथिक्स में जो शोषण का दृष्टिकोण है, जो असमानता का दृष्टिकोण है, वो आपको देखने को मिलेगा, और उसको आप नैतिकता के साथ, उसकी आलोचना के साथ जोड़ सकते हैं। अगला टॉपिक है पूंजीवाद की आलोचना। अगर हम पूंजीवाद की आलोचना की बात करें तो पीएसआईआर में प्रासंगिकता की बात करें तो मार्क्स ने पूंजीवाद को शोषणकारी माना, जहां श्रमिकों का अधिशेष मूल्य या पूंजीपति द्वारा हड़प लिया जाता है, वहां व्यवस्था संकटों और अंततः अपने विनाश की ओर बढ़ती है। अर्थात पूंजीवादी व्यवस्था में लोगों को पूरी तरीके से जितना हो सके, जितना अधिक हो सके उतना प्रताड़ित किया जाता है, और उस प्रताड़ना का आधार क्रांति में आता है। पूंजीवाद अपने ही गड्ढे खोदता है। मार्क्स कहता है विनाश के बीज व्यवस्था खुद अपने अंदर ही रखती है। जैसे शोषण बाहर से नहीं आया, शोषण पूंजीवाद के भीतर था, और वही शोषण क्रांति के माध्यम से पूंजीवाद का अंत कराती है। अगर हम एथिक्स में इसकी प्रासंगिकता की बात कर दें तो आर्थिक न्याय की बात, श्रमिकों के अधिकार की बात, इससे हम जोड़ सकते हैं, इससे हम जोड़ सकते हैं, इससे हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए साम्यवाद और वर्गविहीन समाज की बात करें। देखिए आगे बढ़ते हैं तो साम्यवाद और वर्गविहीन समाज की बात होती है। हमने कहा ना साम्यवाद आदर्श है, वर्गविहीन समाज। ये जब क्रांति हो जाती है तो क्रांति के बाद बुर्जुआ के सारी संपत्ति छीन लिया जाता है, और छीन के ऐसा नहीं सर्वहारा में बांट दिया जाता है, उन सारी संपत्तियों को, बुर्जुआ के, सर्वहारा के सारी संपत्तियों को एक जगह इकट्ठा करके एक ट्रस्ट का निर्माण किया जाता है, जिसको गांधी के विचारों में ट्रस्टीशिप के रूप में आप देखते हैं। वो ट्रस्टीशिप मार्क्स के विचारों से ही प्रभावित है, गांधी का। तो ऐसे में वो ट्रस्ट बनाया जाता है, और उस ट्रस्ट के पास सारी संपत्ति रख दी जाती है। उस ट्रस्ट के जो लोग होते हैं वो उस मालिक, उस संपत्ति के संरक्षक करता होते हैं, मतलब उस संपत्ति का संरक्षण करते हैं, उसके मालिक नहीं होते। मालिक संपत्ति का कोई नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है कि ट्रस्ट का काम होता है कि सभी को योग्यता के अनुसार काम मिले,
और सभी को आवश्यकता के अनुसार प्राप्ति हो। जो संपत्ति है उसमें हर किसी को आवश्यकता के अनुसार प्राप्ति होगी। एक व्यक्ति 4 रोटी खाता है तो उसको 4 रोटी मिलेगी, एक 7 रोटी खाता है तो उसको 7 रोटी मिलेगी। लेकिन आप देखेंगे किसी के पास कोई स्टोर नहीं होगा, जो 4 खा सकता था खा लिया, जो 7 खा सकता था खा लिया। अब किसी के पास कुछ बचा नहीं है, व्यक्तिगत कुछ नहीं बचा है, और व्यक्तिगत कुछ न बचने के कारण हर की स्थिति क्या है, समान है, बराबर है, सबकी स्थिति एक जैसी है। और जब सबकी स्थिति एक जैसी है तो ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। जब कोई बड़ा छोटा नहीं है तो कोई वर्ग नहीं है, और अगर जहां पर कोई वर्ग नहीं है तो वो वर्ग विहीन समाज है। और वर्ग विहीन समाज जो है वही साम्यवाद है, क्योंकि सबकी स्थिति एक जैसी है, सब समानता आधारित है। और वर्ग विहीन समाज के साथ साथ राज्य विहीन समाज की भी बात करता है। कहता है कि राज्य शोषण का यंत्र है, राज्य बुर्जुआ के हाथ का खिलौना है। ऐसी स्थिति में जब कोई वर्ग ही नहीं होगा, राज्य को वर्गीय संगठन कहता है। कहता है राज्य का काम ही तब पड़ता है जब वर्ग होगा, वर्ग होगा तो वर्ग संघर्ष होगा। अब वर्ग ही नहीं है तो वर्ग संघर्ष ही नहीं है, और जब संघर्ष ही नहीं है तो राज्य की आवश्यकता नहीं है। इसलिए राज्य अजायब घर में चला जाएगा, राज्य चिड़ियाघर में चला जाएगा, राज्य की यहाँ कोई जरूरत ही नहीं है। इस तरीके से वर्ग विहीन राज्य विहीन साम्यवादी समाज की, आधुनिक साम्यवाद की कल्पना करता है। अगर हम ये एथिक्स में देखें तो एथिक्स में हमें समानता, इक्वलिटी के भाव को, सामाजिक कल्याण के भाव को नैतिक आदर्श के रूप में ये देखने को मिलता है। और इस विचार ने दुनिया को बहुत प्रभावित किया। इवन दुनिया का हर एक राज्य आर्थिक समानता में इस तरीके की समानता की अपेक्षा करता ही है, जहां हर कोई बराबर हो, कोई बड़ा छोटा, अमीर गरीब न हो, अमीर गरीब न हो। धर्म के संबंध में मार्क्स के जो विचार हैं वो थोड़े से उस टाइम के जो धार्मिक व्यवस्थाएं थी उनके कारण थोड़े से कठोर हैं, थोड़े से कठिन हैं। हालांकि वैसे ये सारे विचारक मानते हैं कि धर्म का जो वास्तविक स्वरूप है, अगर वो लोगों के द्वारा अपनाया जाए तो वो शांति, सौम्यता, सहकार, आदर्श, नैतिकता स्थापित करता है। लेकिन तात्कालिक समय में धर्म का जो आधार है और जो नैतिकता का आधार है वो दोनों ही बिगाड़ दिए गए हैं। धर्म और नैतिकता का उपयोग बुर्जुआ वर्ग अपने अहित में करता है, लोगों के शोषण के लिए करता है। वो धर्म का सहारा या नैतिकता का सहारा तब तक लेता है जब तक वो लोगों को अपने अनुसार चला सकता है, और जहां धर्म और नैतिकता अपने अनुसार नहीं चला पाते हैं वहां फिर राज्य जो है वो दंड का सहारा लेता है। तो धर्म और नैतिकता को भी कहीं न कहीं शोषण के ही साधन के रूप में यहाँ पर जो मार्क्स है वो बताने का प्रयास करता है। मार्क्स कहता है कि जो धर्म है तात्कालिक समय का, वो धर्म अफीम के जैसा है। जैसे किसी व्यक्ति को अफीम खिला दो, उसके बाद उसका जो विवेक है वो मर जाता है, वो सही गलत का फैसला नहीं कर पाता है। ठीक इसी तरीके से किसी को धर्म खिला दो तो धर्म खा लेने मात्र से उसका विवेक मर जाता है, वो सही गलत का फैसला नहीं कर पाता है, और ऐसे में वो आत्मघात करने के लिए भी तैयार होता है। अगर उसे कह दो कि आप अपने को उड़ा लो तो वो अपने को उड़ाने तक को तैयार हो जाता है। तो धर्म की इस तरीके से, इस रूप में, या विकृत धर्म की इस तरीके से, या धर्म को साधन के रूप में जो राज्यों के द्वारा, बुर्जुआ वर्गों के द्वारा उपयोग किया, इस आधार पर धर्म की कटु आलोचना, नैतिकता की कटु आलोचना, नैतिकता को भी शोषण का आधार, धर्म नैतिकता का आधार हो सकता है, यह शोषण का औजार है ना। तो इस तरीके का एथिक्स में भी हम देख सकते हैं, और इसी तरीके की बात हम यहाँ PSIR के अंतर्गत भी हम देखते हैं, तो हमने देखा कि मार्क्स UPSC के लिए वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के रूप में और मार्क्सवादी थ्योरी के रूप में, वो चाहे आप सिद्धांत में पढ़ें या वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पढ़ें या फिर IR में पढ़ें। IR के सिद्धांत में भी मार्क्सवादी सिद्धांत है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में तो मार्क्सवादी सिद्धांत का अन्य सिद्धांतों से तुलना होती है। जो पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं उसमें मार्क्सवादी पढ़ना होता है, और वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में मार्क्स पढ़ना होता है। तो पॉलिटिकल जो PSIR है उसके अंतर्गत तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ही है। अगर हम एथिक्स में बात करें तो एथिक्स में भी हम जब सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जब शोषण और नैतिकता की बात करते हैं, जब हम आर्थिक समानता की बात करते हैं, जब हम समानतापूर्ण समाज की बात करते हैं, तब, और या फिर जब हम 5वीं यूनिट के अंतर्गत महान दार्शनिक पढ़ रहे होते हैं, तब हमें मार्क्स उपयोगी होता है, मार्क्स को पढ़ना होता है। एथिक्स में भी मार्क्स बड़ा उपयोगी है, इस तरीके से उदाहरण के लिए भारतीय संबंध में मार्क्स के विचार को भूमि सुधार के रूप में, सामाजिक आंदोलन के रूप में, श्रमिक आंदोलन के रूप में हम इन्हें देख सकते हैं। तो एथिक्स में और PSIR में उपयोगी तो है ही है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे जब ऐसे राइटिंग करते हैं, और ऐसे राइटिंग में अगर आपको
भौतिक विकास की बात की गई, आध्यात्मिक विकास की बात की गई, आंतरिक ज्ञान, बाह्य ज्ञान की बात की गई, या ये समाज भौतिकता से संचालित होता है, इस तरीके के कोट्स वाले जब पूछे जाते हैं तब आपको ये उपयोगी हो सकता है। मार्क्स के कुछ प्रमुख कथन हैं, अब तक में सभी मौजूदा समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। सर्वहारा के पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय अपने जंजीरों के। धर्म जनता के लिए अफीम है, सभी से उनकी क्षमता के अनुसार, सभी को उनकी आवश्यकता के अनुसार। यही उठा के ऐसे में दे देगा, तब मार्क्स बड़ा उपयोगी होगा। इसलिए आपको PSIR ऑप्शनल लेना चाहिए। हिंदी माध्यम में भी बहुत अच्छे नंबर आते हैं ऑप्शनल में PSIR के, तो आपको जुड़ना चाहिए, एवरेज मार्किंग अच्छी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लाइव जुड़े, अपने दोस्तों मित्रों तक ये क्लासेस शेयर करिए। साथ ही साथ PSIR ऑप्शनल जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, अगर वो समझना चाहते हैं बिना ऑप्शनल लिए, तो ये जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज की 5-7 वीडियो उनको देखने के लिए कहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।